Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome in lecture number 7 of chapter 10. In this lecture we are going to discuss about mechanism of opening and closing of stomata by starch-sugar interconversion theory. मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एक बहुत ही अहम टॉपिक है और इस चैप्टर से अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, तो आपको इसे बहुत अच्छी तरह से कवर करना है। सबसे पहले तो आप देखिए कि स्टोमेटा किसे कहते हैं, स्टोमेटा क्या होते हैं। याद रखिए कि स्टोमेटा आर स्मॉल ओपनिंग्स। स्टोमेटा प्लूरल वर्ड है और इसका सिंगुलर होता है स्टोमा। सिंगुलर वर्ड क्या है इसका? स्टोमा। सिंगुलर वर्ड इज स्टोमा और प्लूरल वर्ड है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा आर स्मॉल ओपनिंग्स। ये स्मॉल ओपनिंग्स आमतौर पर लीफ एपिडर्मिस में मौजूद होती हैं। दीज आर स्मॉल ओपनिंग्स इन लीफ एपिडर्मिस। मेनली दे आर प्रेजेंट इन द लीफ एपिडर्मिस। गार्डेड बाय स्पेशल सेल्स। इनके दोनों अतराफ पर स्पेशल सेल्स मौजूद होते हैं। दे आर गार्डेड बाय स्पेशल एपिडर्मल सेल्स। और वो स्पेशल एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं? स्पेशल सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। उन्हें कहते हैं गार्ड सेल्स। तो ये गार्ड सेल्स के दरमियान ये छोटी छोटी ओपनिंग्स लीफ एपिडर्मिस में, इन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। और ये स्टोमेटा लीफ एपिडर्मिस में ये इस तरह से मौजूद होंगे जैसे आपको ये दिखा रहे हैं। यहां पर ये एपिडर्मिस और इस एपिडर्मिस में ये आपको ओपनिंग नजर आ रही है। आप ये देख रहे हैं गार्ड सेल, जो कि बाकी एपिडर्मल सेल्स के मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट शेप के नजर आ रहे हैं। ये चूंकि क्रॉस सेक्शन में आपको दिखाए तो आपको गार्ड सेल ये इस तरह की दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इसको ओवरव्यू से देखें गार्ड सेल को, तो गार्ड सेल की शेप कुछ इस तरह से होगी। ये आपको गार्ड सेल्स दिखा रहे हैं, यानी गार्ड सेल्स ये किडनी या बीन शेप होते हैं। गार्ड सेल्स आर दीज आर किडनी और बीन शेप सेल्स। जैसे किडनी की शेप होती है उसी तरह से ये किडनी या बीन शेप सेल्स हैं। सो दीज किडनी और बीन शेप सेल्स आर कॉल्ड गार्ड सेल्स। और इन गार्ड सेल्स के दरमियान जो आपको ये ओपनिंग नजर आ रही है, दिस ओपनिंग इज नोन एज स्टोमेटा। सिंगुलर वर्ड है स्टोमा। तो ये इस वक्त आपको एक ओपन स्टोमा नजर आ रहा है। दिस इज ओपन स्टोमा। तो ये आपके सामने एक ओपन स्टोमा है, और जबकि इसके मुकाबले में ये जो आपको नजर आ रहा है इसको आप कहेंगे क्लोज स्टोमा। अगरचे अभी ये क्लोज पूरी तरह से हुआ नहीं है, अभी हो जाएगा, लेकिन आप चलें सपोज कर लें कि ये द स्टोमा इज गोइंग टू क्लोज। तो एक क्लोज स्टोमा एक ऐसा स्टोमा होगा जिसमें गार्ड सेल फ्लैसिड हो चुके होंगे। आप देख रहे हैं इस वक्त ये जो गार्ड सेल आपको नजर आ रहे हैं, दीज गार्ड सेल्स आर फ्लैसिड। यानी गार्ड सेल्स जब फ्लैसिड होते हैं, फ्लैसिड का मतलब है जब उनमें से टर्गर लॉस हो जाता है। गार्ड सेल्स व्हेन दे बिकम फ्लैसिड, जब उनका टर्गर लॉस हो जाएगा। फ्लैसिड का मतलब मैंने बताया लॉस ऑफ टर्गर, यानी उनमें से पानी निकल जाएगा। जैसे आपको ये रेड डॉट्स वाटर के डॉट्स दिखाए जा रहे हैं, जब इन सेल्स में से ये रेड डॉट्स बाहर निकल जाएंगे, सराउंडिंग एपिडर्मल सेल्स में चले जाएंगे। रेड डॉट्स किसको शो कर रहे हैं? वाटर को। तो जब वाटर निकल जाएगा दे बिकम फ्लैसिड, और अपॉन द लॉस ऑफ वाटर जब ये सेल्स फ्लैसिड हो जाते हैं तो जो सेंट्रल अपर्चर है, स्टोमेटल अपर्चर, वो क्लोज हो जाता है। और जब ये गार्ड सेल जो कि किडनी या बीन शेप सेल्स हैं, जब ये टर्जिड होते हैं, इस वक्त ये टर्जिड स्टेट इनकी दिखाई है। टर्जिड का मतलब है कि इनके अंदर वाटर भरा हुआ है। आप दिख रहे हैं सराउंडिंग एपिडर्मल सेल्स में इस वक्त वाटर कंटेंट कम है, और जबकि ये जो गार्ड सेल के अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट है वहां पर वाटर ज्यादा है। तो वहां पर वाटर भरने की वजह से ये थोड़े से टर्जिड हो गए। तो जब ये टर्जिड होते हैं तो सेंट्रल अपर्चर वाइड ओपन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल गार्ड सेल की एक तो शक्ल ऐसी है, और दूसरा गार्ड सेल की जो इनर वॉल होती है ये कंपैरेटिवली थिक होती है। द इनर वॉल ऑफ द गार्ड सेल इज कंपैरेटिवली थिक वॉल एज कंपेयर टू द आउटर वॉल जो कि कंपैरेटिवली थिन वॉल है। तो इस वजह से ये अपर्चर यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाता है। तो हमने आज के टॉपिक के अंदर इसी बात को डिस्कस करना है कि ये
ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होगी। इसमें आपने एक और बात याद रखना है कि ये जो मैंने आपको बताया ना कि स्टोमेटा ओपन कब होते हैं, स्टोमेटा ओपन उस वक्त होते हैं जब गार्ड सेल टर्जिड होंगे और उस वक्त डे टाइम होगा। ठीक है, ये कंडीशंस को हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं। तो स्टोमेटा आर ओपन, स्टोमेटा की सिचुएशन क्या होगी, स्टोमेटा आर ओपनड, उस वक्त गार्ड सेल कैसे होंगे, गार्ड सेल्स विल बी इन टर्जिड स्टेट, और उस वक्त टाइम क्या होगा, उस वक्त आमतौर पर डे टाइम होता है, यानी जनरली ये डे टाइम में ओपन होते हैं क्योंकि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना होता है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा होता है जिसको बाहर निकालना होता है, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होती है जिसे अंदर इनहेल करना होता है, तो इस वजह से ये डे टाइम के अंदर ओपन होते हैं। नाइट टाइम में ये पार्शली ओपन हो सकते हैं जैसे आपको बताया था, यानी इन जनरल आप उसको कह लें कि क्लोज्ड होते हैं। तो ये टाइम होगा डे का, और उस वक्त गार्ड सेल की सिचुएशन क्या होगी, ये टर्जिड स्टेट में होंगे और स्टोमेटा उस वक्त ओपन कंसिडर किए जाएंगे। और फिर इसी तरह से स्टोमेटा जब क्लोज होते हैं, व्हेन द स्टोमेटा आर क्लोज्ड, तो उस वक्त लाजमी तौर पर फिर गार्ड सेल कैसे होंगे, तो गार्ड सेल्स फ्लैसिड स्टेट में होंगे। और टाइम क्या होगा उस वक्त आमतौर पर रात का टाइम होता है, अमूमन नाइट टाइम में ये क्लोज हो जाते हैं। अगरचे इसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन आपको डिफरेंट प्लांट्स में नजर आएगी इस बिहेवियर के अंदर, यानी कुछ प्लांट्स में ऐसा हो सकता है कि रात के वक्त स्टोमेटा ओपन होते हो और दिन के वक्त वो क्लोज रखते हो, लेकिन इन जनरल आपको यही मैकेनिज्म ज्यादातर प्लांट्स के अंदर नजर आएगा कि मोस्टली प्लांट्स में डे टाइम के अंदर स्टोमेटा ओपन और रात को क्लोज होते हैं। स्टोमेटा की ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, इसका मैकेनिज्म क्या है, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, उसको एक्सप्लेन करने के लिए दो डिफरेंट थ्योरीज हैं जो पेश की जाती हैं आमतौर पर, जिसके जरिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को बयान किया जाता है। देयर आर टू डिफरेंट थ्योरीज दैट कैन यूज टू एक्सप्लेन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इन दो डिफरेंट थ्योरीज में एक थ्योरी ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है, अभी हम उसके ऊपर बात करेंगे कि विच वन इज मोर एक्सेप्टेबल थ्योरी। पहले हम जरा दोनों थ्योरीज का कॉन्सेप्ट देख लें कि ये दोनों थ्योरीज क्या स्टेट करती हैं। According to these theory, one of them is starch-sugar interconversion theory, and the second one is known as potassium ion influx theory. So ये दो theories हैं जो कि opening and closing of stomata को बयान करती हैं। पहले हम जरा देख लेते हैं कि starch-sugar interconversion theory का क्या concept है। According to starch-sugar interconversion theory, this theory states that स्टार्च एंड शुगर, स्टार्च तो आप जानते हैं ये पॉलीसेक्राइड है, लेकिन शुगर किसे कह रहे हैं, शुगर हम ग्लूकोज को कह रहे हैं, शुगर का मतलब है ग्लूकोज, यानी ये कहता है कि स्टार्च और ग्लूकोज का जो इंटर कन्वर्जन है वो दरअसल ओपनिंग एंड क्लोजिंग का बायस बनता है। वो कैसे, देखो होता यह है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, सुबह सुबह के वक्त जब ये प्लांट्स डे में सनलाइट में एक्सपोज होते हैं, तो सनलाइट के एक्सपोजर की वजह से फोटोसिंथेसिस का आगाज हो जाएगा। एक्सपोजर टू सनलाइट, जब प्लांट्स इस तरह से सनलाइट में एक्सपोज होते हैं तो ड्यू टू एक्सपोजर इन सनलाइट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बिगिंस। सनलाइट क्या करती है, सनलाइट प्लांट को स्टिमुलेट करेगी टू स्टार्ट द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी स्टार्ट होगी और इस फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी की वजह से, ड्यू टू दिस फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, ग्लूकोज बिगिन टू प्रोड्यूस। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ये ग्लूकोज इसकी प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस की, और डे टाइम में चूंकि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है ड्यू टू एक्सपोजर इन सनलाइट, तो इस एक्सपोजर टू सनलाइट की वजह से जब फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी स्टार्ट की प्लांट ने तो उससे ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ। ग्लूकोज इज हाईली वाटर सॉल्युबल कंपाउंड, ग्लूकोज इज हाईली वाटर सॉल्युबल कंपाउंड। तो ये जो ग्लूकोज जो कि वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर डिसॉल्व होने की वजह से वहां पर सोल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, और जब भी सोल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो तो ऐसी सूरत में वाटर कंसंट्रेशन विल बी ड्रॉप्ड। ठीक है, तो सोल्यूट कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, सोल्यूट कंसंट्रेशन is increased but water concentration is dropped, water concentration
इज ड्रॉप्ड, क्योंकि ये रिलेटिव होती हैं दोनों की कंसंट्रेशंस। अगर किसी जगह पर सोल्यूट ज्यादा हो जाएगा तो वाटर कम कंसिडर किया जाएगा, और कहीं पर सोल्यूट कम होगा तो वाटर ज्यादा कंसिडर किया जाएगा। तो इनकी जो कि कंसंट्रेशन रिलेटिव होती है, तो इस वजह से सोल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, और वाटर कंसंट्रेशन ड्रॉप हो गई है। दूसरे लफ्जों में हम यहां पर ये कहेंगे, जी बेटा सर ये आप सोल्यूट किसे कह रहे हैं? बेटे सोल्यूट हम ग्लूकोज को कह रहे हैं। सोल्यूट इज द ग्लूकोज विच इज हाईली वाटर सॉल्युबल कंपाउंड, और जब तक ये ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं हुआ था तो तब तक वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, ठीक है। तो अब चूंकि ग्लूकोज प्रोड्यूस हो गया, ग्लूकोज दैट एक्ट एज अ सोल्यूट विच इज हाईली वाटर सॉल्युबल कंपाउंड, तो इसके साइटोप्लाज्म के अंदर डिसॉल्व होने की वजह से साइटोप्लाज्म में सोल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई और वाटर कंसंट्रेशन ड्रॉप हो गई है। और इसको दूसरे लफ्जों में हम यूं कहेंगे कि सोल्यूट पोटेंशियल एंड द वाटर पोटेंशियल, ये सिंबल होता है सोल्यूट पोटेंशियल का और ये सिंबल होता है वाटर पोटेंशियल का। आप ये बात याद रखिए कि जो सोल्यूट पोटेंशियल है ना, वो सोल्यूट कंसंट्रेशन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है बेटा। ये बात आपने ज़हनशीन कर लेनी है कि सोल्यूट पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। चूंकि यहाँ पर अब सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा हो चुकी है, सोल्यूट कंसंट्रेशन अब ज्यादा हो चुकी है, इस वजह से सोल्यूट पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि सोल्यूट पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट पोटेंशियल विल बी ड्रॉप्ड। जबकि वाटर पोटेंशियल जो होता है ना, वो सोल्यूट पोटेंशियल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वाटर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूट पोटेंशियल, समझ आई बात। तो ये अगर सोल्यूट पोटेंशियल ड्रॉप होगा ड्यू टू इंक्रीज इन द सोल्यूट कंसंट्रेशन, तो डेफिनेटली वाटर पोटेंशियल विल आल्सो बी ड्रॉप्ड, ठीक है। बस इतना सा आप कॉन्सेप्ट इसका याद रख लीजिए, बाकी आपको इसकी आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपने याद रखना है कि सोल्यूट पोटेंशियल सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से कम हो गया है, और जबकि वाटर पोटेंशियल ये भी कम हो गया क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन कम हो रही है। एक और बात भी याद रखिए कि ये जो वाटर पोटेंशियल होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। किसी भी जगह पर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कम होगी, अगर वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी तो वाटर पोटेंशियल भी कम होगा। वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो फिर वाटर पोटेंशियल भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से सोल्यूट पोटेंशियल एंड वाटर पोटेंशियल विल बी डिक्रीज्ड। अच्छा, जब भी किसी जगह पर सोल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, तो ऐसी सूरत में उस जगह से वाटर मूव करके बाहर कभी भी नहीं जाता, बल्कि वो जगह दूसरी साइडों से वाटर को गेन करना शुरू कर देती है। यानी दिस डिक्रीज इन द सोल्यूट पोटेंशियल एंड वाटर पोटेंशियल इन द गार्ड सेल, क्योंकि ये सारा कुछ कहां पर हो रहा है, ये बात याद रहे कि ये सब कुछ गार्ड सेल के अंदर हो रहा है। एक्सपोजर टू सनलाइट की वजह से फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी स्टार्ट्स इन द गार्ड सेल। ये जो हमने बात की है यहाँ पर गार्ड सेल के हवाले से कर रहे हैं कि इट स्टार्ट्स इन द गार्ड सेल, और ये सारा कुछ जो यहाँ पर आपको बयान किया जा रहा है, ये गार्ड सेल के हवाले से बयान किया जा रहा है कि गार्ड सेल के अंदर ही फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, गार्ड सेल के अंदर ही ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ, और गार्ड सेल में ही ग्लूकोज की वजह से सोल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज और वाटर कंसंट्रेशन ड्रॉप हुई है। यानी गार्ड सेल में सोल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल विल बी डिक्रीज्ड इन द गार्ड सेल, ठीक है। तो ये गार्ड सेल की सारी बात हो रही थी। तो गार्ड सेल में जब ये चूंकि वाटर पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल कम हो चुका है, और सराउंडिंग सेल्स के अंदर, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था कि ये जो गार्ड सेल्स हैं, उनकी जो सराउंडिंग सेल्स होते हैं, उन सराउंडिंग सेल्स को एपिडर्मल सेल्स ही कहा जाता है। देखो, गार्ड सेल जब तक कभी इन्होंने वाटर गेन नहीं किया था, तो इस तरह से स्टोमेटल अपर्चर क्लोज था, ठीक है। ये आपको गार्ड सेल की शक्ल दिखा रहे हैं कि गार्ड सेल इस वक्त फ्लैसिड स्टेट में थोड़े से ये इलोंगेटेड होते हैं, और ये आपको इसके सराउंडिंग सेल्स दिखा रहे हैं, सराउंडिंग एपिडर्मल सेल्स। तो ये सराउंडिंग एपिडर्मल सेल्स इस वक्त इनके अंदर वाटर मौजूद है। अब ये वाटर यहाँ से सराउंडिंग एपिडर्मल सेल से वाटर अंदर आना शुरू हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि गार्ड सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल कम हो चुका है, और हमेशा वाटर की जो मूवमेंट होती है ना, वो हाई वाटर पोटेंशियल वाले एरिया से लो वाटर पोटेंशियल वाले एरिया में होती है, ठीक है। आपने एक और प्रिंसिपल याद रखना है कि मूवमेंट ऑफ वाटर ऑलवेज अकर्स फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। जिस जगह पर वाटर पोटेंशियल हायर होगा, मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहते हैं कि वाटर पोटेंशियल ऑफ दिस एरिया, ये जो ए एरिया है, यहाँ का वाटर पोटेंशियल
अगर ज्यादा है, ज्यादा को हम किस तरह से शो करेंगे, ऐसे करके, ठीक है। और दूसरी तरफ ये जो बी एरिया है यहां पर वाटर पोटेंशियल सपोज लेस है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में मूवमेंट ऑफ वाटर किस डायरेक्शन में होगी, फ्रॉम ए टू बी या बी टू ए, तो फ्रॉम ए टू बी, बिकॉज वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू द एरिया ऑफ लो वाटर पोटेंशियल। चूंकि गार्ड सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल कम हो चुका है और सराउंडिंग एपिडर्मल सेल्स के अंदर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, देयरफॉर वाटर बिगिन टू मूव इनटू द गार्ड सेल, और गार्ड सेल वाटर गेन करने की वजह से क्या होगा, इनको गार्ड सेल वाटर गेन करने की वजह से ये रफ्ता रफ्ता स्वेल करना शुरू कर देंगे, और आप देखेंगे कि इनकी शक्ल जो है वो इस तरह चेंज हो जाएगी, और ये यूं इसकी शक्ल चेंज होने से आपको ऐसे करके अब इनकी शक्ल नजर आएगी। ये दरमियान से अब अपर्चर भी यूं खुला हुआ नजर आएगा, और जबकि ये गार्ड सेल यू मोर कॉन्वेक्स हो जाएंगे फ्रॉम आउटर साइड से, और दरमियान में अपर्चर ओपन हो जाएगा। आप समझ आई बात आपको कि ये किस तरह से सुबह के वक्त स्टोमेटा की ओपनिंग होती है। जब अभी दिन चढ़ा था और सनलाइट में प्लांट एक्सपोज हुआ, उस वक्त अभी स्टोमेटा क्लोज थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता ड्यू टू द स्टार्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी इन द गार्ड सेल, ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड by which the concentration of solute is increased, but the concentration of water is dropped in the guard cell, which leads to the decrease in solute potential and water potential। और उनकी वजह से जब ये सराउंडिंग सेल का वाटर पोटेंशियल हायर हो गया तो वहां से वाटर मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो वाटर बिगिन टू मूव, वाटर, जी बेटा, अगर गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है और ग्लूकोज यूज होता है, तो उसके नेपल सेल जिसमें से वाटर गार्ड सेल में जा रहा है, उनमें भी तो फोटोसिंथेसिस होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस थ्योरी के जो सपोर्टर्स हैं ना, वो ये फरमाते हैं, वो कहते हैं कि ये जो बाकी एपिडर्मल सेल्स हैं ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है। बाकी एपिडर्मल सेल्स दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस हर प्लांट सेल में नहीं होती है, ये बात जहन में रहे आपको, ठीक है। हर प्लांट सेल जो होता है वो फोटोसिंथेसिस की काबिल नहीं होता। फोटोसिंथेसिस उस प्लांट सेल में होगी जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होंगे। तो गार्ड सेल वो कहते हैं कि ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद हैं और ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, और उसकी वजह से ये सारा कुछ होता है, ठीक है। चलें जी, तो अब देखो ये आखिरी मैंने जो पॉइंट आपको बताया था उसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं कि वाटर बिगिन टू मूव इनटू द गार्ड सेल्स, इनटू द गार्ड सेल्स, ठीक है। सराउंडिंग सेल से ये वाटर अंदर आ जाएगा और उसकी वजह से गार्ड सेल बिकम, गार्ड सेल को क्या होगा भाई, गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड, बिकम टर्जिड। और जब गार्ड सेल टर्जिड होते हैं तो फिर क्या होते हैं, गार्ड सेल बिकम टर्जिड एंड स्टोमेटा आर ओपन्ड, स्टोमेटा आर ओपन्ड। इज दैट क्लियर? हाँ भाई, ये बात समझ में आ गई। अच्छा भाई, रात को अब क्या होगा, रात को ये होगा, अब मैं इसी को दोबारा से लिखने के बजाय यहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि रात को जब ये लाइट का एक्सपोजर बंद हो जाएगा, देयर इज नो मोर लाइट और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी स्टॉप। अब फर्दर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं जारी रह पाएगी, ऐसे ही है ना। चले हम इसको अलग से नोट करते जाते हैं ताकि ये हमारे पास स्कीम बन जाए और ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अब देखो, एट नाइट व्हाट हैपेंस, एट नाइट देयर इज नो लाइट, ठीक है, देयर इज नो लाइट, देयर इज नो लाइट। और जब लाइट अवेलेबल नहीं होगी तो देयर इज नो मोर फोटोसिंथेसिस। और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो दिन भर क्या हुआ था, फोटोसिंथेसिस की वजह से फोटोसिंथेसिस ने क्या प्रोड्यूस किया था दिन भर लीव्स के अंदर, ग्लूकोज प्रोड्यूस किया था। तो ये दिन भर जो भी ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ होता है ना, ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड थ्रू आउट द डे, जो पूरे दिन ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ था उसका क्या बनेगा, तो ये ग्लूकोज जो थ्रू आउट द डे प्रोड्यूस हुआ ये यूटिलाइज होगा। कैसे यूटिलाइजेशन होती है इसकी, इसकी यूटिलाइजेशन इस तरह से होती है कि एक तरफ तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन में ब्रोकन डाउन हो जाएगा, ब्रोकन डाउन इन सेलुलर रेस्पिरेशन।
एक तो इसकी यूटिलाइजेशन इस तरह से कि प्लांट को एनर्जी हासिल करने के लिए सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करनी है, और सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ये ग्लूकोज एक सबस्ट्रेट है और इस तरह से ये उसके अंदर ब्रोकन डाउन हो जाएगा। दूसरी इसकी यूटिलाइजेशन क्या है? दूसरी इसकी यूटिलाइजेशन ये है कि जो बाकी बॉडी पार्ट्स हैं उनको भी इसकी जरूरत है, तो उसके लिए ये सुक्रोज में कन्वर्ट होके इट इज कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज। सुक्रोज में ये कन्वर्ट हो जाएगा उनके लिए, और फिर ये सुक्रोज मूव कर जाएगा टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मूव इनटू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लीफ के अंदर देखो जो सारा दिन ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ था उसकी यूटिलाइजेशन कैसे हो रही है। उस थ्रू आउट द डे जो ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ था उसकी यूटिलाइजेशन का एक तरीका तो ये है कि सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर उसका कुछ हिस्सा ब्रोकन डाउन हो जाए। उसकी एक यूटिलाइजेशन ये है कि उसमें से कुछ हिस्सा सुक्रोज में कन्वर्ट होके और वो दूसरे बॉडी पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए ताकि वो भी इंजॉय करें, सिर्फ लीफ के मजे ना हो। और बाकी जो ग्लूकोज बच जाएगा उसका क्या बनेगा? तो रिमेनिंग ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। द रिमेनिंग ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। अब ये जो बाकी ग्लूकोज लीफ के अंदर स्टार्च में कन्वर्ट हो गया ना, तो आप बेटा याद रखो कि ये जो स्टार्च है, स्टार्च इज वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड। आपने बायोमॉलिक्यूल्स में यकीनन स्टार्च की ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि स्टार्च इज वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड। और याद रखो कि जो भी कंपाउंड वाटर इनसॉल्युबल होगा वो किसी भी वाटरी मीडियम के अंदर सोल्यूट कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि स्टार्च इज वाटर इनसॉल्युबल, स्टार्च इज वाटर इनसॉल्युबल। अभी तसल्ली से मेरी बात समझनी है, ठीक है, जरा और से। स्टार्च इज वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है, वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड है ये। और जो भी कंपाउंड वाटर इनसॉल्युबल होता है ना, वो कंपाउंड एक्वस मीडियम में सोल्यूट नहीं कंसिडर किया जाता। यानी सोल्यूट कंसंट्रेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? वो डिक्रीज हो जाएगी। स्टार्च इज वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड, तो वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड है तो इस वजह से इसको आप सोल्यूट कंसिडर नहीं करेंगे, कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सोल्यूट। आप सोल्यूट किस चीज को कहेंगे? मेरी बात सुन ले गौर से बेटा, गौर से सुन ले मेरी बात। आप सोल्यूट किस चीज को कहते हैं? सोल्यूट उस चीज को कहते हैं जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो, और जो चीज सॉल्वेंट में डिसॉल्व ही ना हो तो उसको आप सोल्यूट क्यों कहेंगे? ठीक है, आप वो उस सॉल्वेंट के लिए वो सोल्यूट नहीं है, ये बात माइंड में रखिए। सोल्यूट आप उस चीज को कहते हैं विच इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। जब हम ये कह रहे हैं कि भाई स्टार्च वाटर के अंदर सॉल्युबल ही नहीं है, डिसॉल्व ही नहीं होता, तो क्या स्टार्च किसी एक्वस मीडियम के लिए, किसी वाटरी मीडियम के लिए सोल्यूट हो सकता है? फिर ये नहीं। आप समझ आई बात? तो आपने इस पॉइंट को माइंड में रखना है कि स्टार्च चूंकि वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड है और ये सोल्यूट कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है, वाटरी मीडियम के लिए, एक्वस मीडियम के लिए सोल्यूट कंसिडर नहीं किया जाता। देयरफॉर द सोल्यूट कंसंट्रेशन इज सपोज्ड टू बी डिक्रीज इन द गार्ड सेल। देखो, जब ये ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट हो गया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि द सोल्यूट कंसंट्रेशन इज supposed to be decreased in the guard cell। अब सोल्यूट कंसंट्रेशन के गार्ड सेल के अंदर डिक्रीज हो गई है इन गार्ड सेल, तो जब ये सोल्यूट कंसंट्रेशन ड्रॉप हो गई तो उसकी वजह से बताओ सोल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा? अब आपने मुझे गेस करके बताना है कि व्हाट विल हैपन ऑन सोल्यूट पोटेंशियल एंड द वाटर पोटेंशियल। तो ये साई एस सोल्यूट पोटेंशियल एंड, हाँ जी, तो बोथ सोल्यूट पोटेंशियल एंड वाटर पोटेंशियल विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है भाई, तो जब ये गार्ड सेल का सोल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा देन सराउंडिंग सेल, तो ऐसी सूरत में आपको अभी मैंने समझाया था कि वाटर की मूवमेंट किस डायरेक्शन में होती है, फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल एरिया टू लो वाटर पोटेंशियल एरिया। इसका मतलब है कि नाउ वाटर बिगिन टू मूव, वाटर, हाँ जी, बिगिन टू मूव, हाँ जी, फ्रॉम गार्ड सेल टू एपिडर्मल सेल। जो सराउंडिंग एपिडर्मल सेल्स हैं उनकी तरफ ये वाटर मूव कर जाएगा, और जब वाटर इस तरह से गार्ड सेल से निकलकर वहां साइडों में मूव कर जाएगा
और गार्ड सेल क्या हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे, गार्ड सेल्स बिकम फ्लैसिड। और जब गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाते हैं तो स्टोमेटा की हालत पे क्या फर्क पड़ता है, स्टोमेटा आर क्लोज, दस स्टोमेटा आर क्लोज। Sir, partially closed or fully closed? डिपेंडिंग अपॉन द लॉस ऑफ टर्गर। अगर टर्गर पूरी तरह से लॉस हो जाए तो दे विल बी कंप्लीटली क्लोज, और अगर ये टर्गर पूरी तरह से लॉस नहीं होता तो पार्शली क्लोज। तो आप ये बताइए कि रात के वक्त हम ये कहते हैं कि रात के वक्त प्लांट में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है, कहते हैं ना। Yes, sir. तो मुझे बताओ कि क्या उस वक्त स्टोमेटा उसके फुली क्लोज होंगे, फिर नहीं होंगे। बस ये बात ध्यान में रखें कि वो पार्शली क्लोज क्यों हुए, इसी वजह से कि रात को कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बाहर निकालनी है ना, इस वजह से वो पार्शली क्लोज हुए हैं। और कंप्लीटली क्लोज वो हो सकते हैं, वो मैंने आपको बताया कि डिपेंड्स अपॉन द लॉस ऑफ टर्गर। ये जितना पानी ज्यादा निकलेगा ना गार्ड सेल से, उतने ज्यादा ये फ्लैसिड होंगे, जितने ज्यादा फ्लैसिड होंगे उतने स्टोमेटा ज्यादा क्लोज होंगे। सर जब ये ज्यादा क्लोज होंगे तो गैस एक्सचेंज होगा फिर भी ना, फिर कहां से होगा बेटा, जब ये असल में प्लांट के पास यही एक मेन चीज होती है जैसे गैस एक्सचेंज होना है, तो फिर उसमें गैस एक्सचेंज नहीं होगा। हाँ, उसमें जो लेंटिसेल्स हैं ना, थोड़े से कुछ पोर्स उसके स्टेम के अंदर भी मौजूद होते हैं, उनको कहते हैं लेंटिसेल्स, तो वहां से लेंटिसेल्स से कुछ हद तक गैस एक्सचेंज होगा। बाकी जो मेन साइट है गैस एक्सचेंज की, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, वो स्टोमेटा चूंकि क्लोज हो गए तो फिर जाहिर है कि गैस एक्सचेंज स्टॉप हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। सो ये जो मैंने आपको सारा मैकेनिज्म बताया, ये किस थ्योरी के अकॉर्डिंग बताएं, स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी। स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी, जिसमें हमने देखा कि जब भी गार्ड सेल के अंदर स्टार्च की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, स्टार्च जो कि सोल्यूट नहीं है, तो ऐसी सूरत में गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाते हैं, पानी निकल जाता है। जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, और जाहिर है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कैसे ज्यादा होगी, या तो स्टार्च ब्रोकन डाउन होकर ग्लूकोज बने या फिर नया ग्लूकोज प्रोड्यूस हो, तो वो जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो गार्ड सेल के अंदर पानी आएगा और इस तरह से गार्ड सेल टर्जिड हो जाएंगे। ठीक है जी, तो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा अकॉर्डिंग टू स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.